नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुप्रीम कमांडर। आदाब दोस्तों, आज ये जो वीडियो है ये मैं अपने पिछले 15-20 दिन के जो एक्सपीरियंस रहे हैं उससे रिलेटेड बना रहा हूँ। 31 जनवरी 2022 को मेरी मुलाकात हुई आर माधवन साहब से। आर माधवन 96 साल के हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथी रहे हैं। भारत सरकार उन्हें फ्रीडम फाइटर मानती है, तो उनके ऊपर एक स्टैंप जारी किया था इंडिया पोस्ट ने। तो मैं उस प्रोग्राम में था, तो वहाँ उनसे मुलाकात हुई। फिर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया और उसके बाद मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लेकर मैं गया उनके घर मिलने के लिए। तो उनके जो साहबजादे हैं गणेश साहब, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया। तो और मैं उनके यहाँ जब गया, तो जब मैं आर माधवन जी से मैंने बातचीत शुरू की, तो उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया, काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया, काफ़ी चीज़ें बताई। तो उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने आपसे शेयर करूँगा। तो मामला ये है कि आर माधवन जी इंडियन नेशनल आर्मी में डायरेक्टली नहीं थे, वो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी पैदाइश कब हुई है, क्या पूरा उसका टेन्योर था, उन्होंने वही कहा था कि 1925-26 के दौरान उनकी पैदाइश हुई। वो तमिल हैं, मदुरई के आसपास किसी जगह के रहने वाले थे। उनके वालिद के वालिद यानी उनके दादा बर्मा, रंगून वगैरह में जाके बिज़नेस करते थे। काफ़ी वहाँ पे उन्होंने कामयाबी हासिल की थी बिज़नेस में। वहीं आर माधवन जी की पैदाइश हुई थी। तो आर माधवन का जो पूरा नाम है वो आर माधवन रामाराव माधवन पिल्लई है। पिल्लई बेसिकली फॉरवर्ड कास्ट का टाइटल होता है, लेकिन जब वो नेताजी से इंस्पायर्ड हुए, इंडियन नेशनल आर्मी के नज़दीक रहे, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से जुड़े रहे, तो उन्होंने अपने नाम से पिल्लई वर्ड हटा लिया। तो उनका नाम आर माधवन ही आज की डेट में लोग जानते हैं। तो ये एक चीज़ है कि कैसे कोई इंसान किसी से प्रेरित होता है, इंस्पायर्ड होता है, तो उस चीज़ को फॉलो करता है। यानी उन्होंने अपने कास्ट का जो टाइटल है, ताकि लोग उनको जज नहीं करें, उन्होंने उसे हटा लिया। बहरहाल, तो उनसे जब मेरी बात हुई कि आपने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कैसे ज्वाइन किया, आपको कितनी सैलरी मिलती थी, आप क्या करते थे, आपने कितने साल जेल में रहे, तो उन्होंने हर चीज़ के बारे में बड़े तफसील से, बड़े डिटेल से बताया। जैसे उन्होंने बताया कि 1925-26 के दौरान उनकी पैदाइश हुई थी। फिर वो 1942 के दौरान इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से जुड़े थे, जब रास बिहारी बोस ने पूरे साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का ब्रांच हर जगह खोला था। तो उनको तो ज़ुबानी हर जगह याद था कि कहाँ कहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का दफ्तर था और कौन से लोग थे, क्या थे, हर चीज़ उनको पता है। तो उन्होंने हर चीज़ डिटेल में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के कितने ब्रांच थे, मतलब उनके अंदर कितने शाखा थे और उसको कौन कौन लोग लीड करता था। फिर उन्होंने इंडियन आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में बताया कि उसके कौन कौन से मेजर जनरल थे, कौन कौन से उसके ब्रांच थे, जैसे बाल सेना हो गया और भी बहुत सारी चीज़ हो गई, रानी लक्ष्मी रेजिमेंट हो गया, आज़ाद हिंद दल हो गया, आज़ाद हिंद फौज हो गई। तो उन सारी चीज़ों के बारे में उन्हें मुज़बानी हर चीज़ याद है। उन्होंने तो अब डायरी में भी उसे नोट करके रखा है। इसके अलावा जापानी जो बटालियन थी उसके कौन सरबराह थे, कौन लोग लीड कर रहे थे, इन सारी चीज़ों के बारे में भी उन्होंने तफसील से बताया। तो जब मैंने उनसे पूछा था कि आपका बेसिकली रोल क्या था, मतलब आप करते क्या थे, तो उन्होंने कहा उनका काम होता था चंदा इकट्ठा करना। तो चंदा इकट्ठा करने के लिए वो नेताजी के भाषण का कुछ खास हिस्सा जोशीले अंदाज में लोगों की भीड़ के सामने पेश करते थे, जिससे लोग काफ़ी इंस्पायर्ड होते थे और चंदा देते थे। तो तकरीबन उस ज़माने में उन्होंने काफ़ी चंदा किया था और उसको लेकर आज़ाद हिंद बैंक में ले जाके उसे वो जमा करवाते थे आर माधवन जी। तो और इसके अलावा मैंने पूछा, फिर उन्होंने कहा कि जब जंग शुरू डायरेक्टली हो गई तो फिर रंगरूट की तैयारी, वो लोगों के बीच में जाते तो उनसे कहते थे कि फ़ौज में भर्ती हो, तो उसमें लोगों को फ़ौज में वो भर्ती करते थे। चूँकि दिन के वक्त काफ़ी ख़तरा होता था, तो रात में नाव से वो उन लोगों को ले जाते थे। फिर बाल सेना के लिए बच्चों को रिक्रूट किया जाता था, उन्हें ले जाके उनके स्कूल में रखा जाता था, जहाँ उनके खाने पीने और उनकी तरबियत की तैयारी आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद दल करता था। ये एक लंबा प्रोसेस था। लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने सरेंडर किया और एक जो ब्रिटिश फोर्स हैं, अमेरिकी फोर्सेस हैं, वो जब हावी हुई, तो उसके बाद सारे लोगों को सरेंडर करना पड़ा। तो वैसे ही में जितने ब्रिटिश एजेंट थे, उन्होंने हिंदुस्तानियों को जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आज़ाद हिंद फौज से जुड़े थे उनको गिरफ्तार किया। वैसे में आर माधवन जी भी गिरफ्तार हुए और उनको 6 महीने से ज़्यादा जेल में रखा गया। लेकिन जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो वो बर्मा ही में रहे, हिंदुस्तान नहीं आए। और वहाँ पे उन्होंने बताया था कि वहाँ पे उन लोगों ने काफ़ी खुशी, काफ़ी जश्न मनाया था जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। लेकिन उन लोगों को बंटवारे का भी अफसोस था कि हमारा मुल्क बंटवारा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उन लोगों की लड़ाई बंटवारे की नहीं थी हिंदू और मुसलमानों के बीच में, उनकी जो लड़ाई थी वो अखंड हिंदुस्तान की थी। बहरहाल, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 1971 में वो हिंदुस्तान आए और जिस ज़माने में वो हिंदुस्तान आए बहुत बुरे हाल थे। फिर वो दिल्ली में आकर ट्रक
चलाते थे। इसी बीच में उनकी मुलाकात इंडियन नेशनल आर्मी के किसी बड़े अफसर से होती है, उनसे ख़त किताबत होता है। फिर उन्होंने उनको राय दिया कि तुम पेंशन के लिए क्यों नहीं अप्लाई करते। उसके बाद उनको पेंशन मिला। तो आज़ादी के 70 साल के बाद इन जैसे लोगों को रिकॉग्नाइजेशन मिला है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इन लोगों के बारे में कोई नहीं जानता है, इन लोगों को कोई सेलिब्रेट नहीं करता है, जिन लोगों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए एक बड़ी कुर्बानी दी। तो ज़रूरत है कि उन हीरोज़ को हम याद करें जो अभी हयात से भी हैं, और बहुत सारे लोग जो शहीद भी हुए थे, बहुत सारे लोग पहले भी इंतकाल किए। तो उन सारे लोगों को सेलिब्रेट किया जाए, उन सारे लोगों को याद किया जाए। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद जो हमारा यही था कि आपको बताएं। तो हेरिटेज टाइम्स पे एक पूरा इंटरव्यू आएगा, उनकी खुद ज़ुबानी जो हमने उनसे बात की है। तो उसका एक बेसिक सारांश हमने आपके सामने अभी पेश किया है, ताकि आपको पता चल सके कि पिछले 15 दिन से कोई ख़ास जो वीडियो नहीं आ रहा था, तो उसके पीछे हम कुछ काम कर रहे थे। तो दीजिए हमें इजाज़त।